पाकिस्तान भारत की नई संसद भवन में लगे म्यूरल को अखंड भारत का नक्शा क्यों बता रहा है, इसका कारण जो मुझे समझ में आता है वो है पाकिस्तान को इतिहास का ज्ञान ना होना। इनका इतिहास ही साथियों मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट हमारे वेद, महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत पुराण एवं चाणक्य नीति जैसे टेक्स्ट में भी हमको दिखाई देता है। एक समय में मराठे भी इस भाग को रीयूनाइट करना चाहते थे और आधुनिक समय में अखंड भारत के आइडिया को वीर सावरकर जी ने भी प्रोपोगेट किया था। मोहन भागवत जी ने हरिद्वार में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी गाड़ी चल पड़ी है जो बिना ब्रेक की गाड़ी है, इसमें सिर्फ एक्सीलरेटर है, जो हमें रोकने की कोशिश करेंगे वो मिट जाएंगे। अखंड भारत की कल्पना अगले 20 से 25 वर्षों में हकीकत में बदल जाएगी, लेकिन यदि हम थोड़ा प्रयास और करेंगे तो ये 10 से 15 सालों में ही संभव हो जाएगा। और साथियों, अखंड भारत बनाना बिल्कुल भी संभव है, कहीं से भी ये असंभव नहीं दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अभी हाल ही में भारत की नई संसद में अखंड भारत का म्यूरल देख नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री चाइनीज पपेट केपी शर्मा ओली और बाबूराम भट्टारई के बाद अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अखंड भारत के इस म्यूरल या पेंटिंग पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि भारतीय संसद की नई इमारत में लगाए गए प्राचीन भारत के म्यूरल में पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों के इलाकों को भी दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अखंड भारत के विचार से बहुत ही अधिक चिंतित है और बीजेपी के नेताओं के बयान से स्तब्ध है। मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि यह अखंड भारत का दावा भारत के विस्तारवादी मानसिकता का दिखावा है, जो न केवल भारत के पड़ोसी देशों बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की विचारधारा और उनकी संस्कृति को भी दबाना चाहती। सबसे पहले दोस्तों एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो म्यूरल नए संसद भवन में लगाया गया है वो अखंड भारत का नहीं है, ये सम्राट अशोक के शासनकाल का है। ये पेंटिंग या म्यूरल अशोक साम्राज्य के प्रसार और जिम्मेदार और उनके जन उन्मुख शासन के विचार को दर्शाता है, जिसे उन्होंने अपनाया और उसका प्रचार किया। पेंटिंग या म्यूरल का आधिकारिक विवरण कहता है कि 265 और 238 ईसा पूर्व के बीच अशोक ने बौद्ध धर्म का संदेश फैलाया और इसे कई स्थानों पर अंकित कराया। सम्राट अशोक जी का जन्म 304 बीसी में हुआ था, यानी ईसा मसीह के जन्म के 304 साल पहले इनका जन्म हुआ था। इनके ही शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। इनके शासनकाल के ही दौरान जो आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल का बहुत बड़ा हिस्सा इनके नियंत्रण में था। दक्षिण भारत में इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं थी, इसीलिए नई संसद भवन में लगे म्यूरल या मैप को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि साउथ के भाग को अलग रंग से दिखाया गया है। ये पेंटिंग या म्यूरल सम्राट अशोक के सम्मान में लगाया गया है, जिनका प्रभाव भारत में बहुत ही अधिक है। जैसे कि आप देखेंगे कि तिरंगे पर अशोक चक्र, हमारे एम्बलम पर, हमारी संसद भवन पर सम्राट अशोक की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। अब पाकिस्तान इसको अखंड भारत का नक्शा क्यों बता रहा है, इसका कारण मुझे जो समझ में आता है वो पाकिस्तान को इतिहास का ज्ञान ना होना, यही एकमात्र कारण मुझे समझ में आता है। दोस्तों, पाकिस्तान का इतिहास ही मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है, इससे ये लोग पहला पाकिस्तानी मानते हैं। इन्हें मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य तथा चोल जैसे महान साम्राज्य के बारे में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है। जो नैरेटिव यहाँ के हुक्मरानों को सूट करता है वही यहाँ पर पढ़ाया जाता है। एक अजीब टाइप की डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री इनको पढ़ाई जाती है इनके स्कूल के टेक्स्ट बुक में। इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया। गजनी, गोरी जैसे लुटेरों व मुगलों को महान बताना इनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। साथियों, नफरत का आलम यह है कि पाकिस्तान अपने मिसाइल्स का नाम इन आक्रमणकारियों के नाम पर रखता है। दुनिया भर के स्कूल का पाठ्यक्रम वहाँ के शिक्षाविद निर्धारित करते हैं, किसी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति निर्धारित नहीं करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मुल्ले और मौलवी भी शिक्षाविदों के साथ बैठकर इसका निर्धारण करते हैं। बायोलॉजी की किताब से इन्होंने मानव शरीर का चित्र इसलिए हटवा दिया क्योंकि इनको लगता था कि यदि छात्र और छात्राएं नग्न शरीर को देखेंगे तो उन पर उसका बुरा असर पड़ेगा, यानी उनके ऊपर एक प्रकार से शैतान सवार हो जाएगा। इस टाइप की मानसिकता है इन लोगों की। अब आइए जानते हैं कि अखंड भारत की वास्तविक अवधारणा क्या है और क्या फिर से अखंड भारत बना पाना संभव है। साथियों, बहुत से लोग, नेता व शिक्षकगण भी इसकी बात करते रहते हैं। सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। जैसे कुछ लोगों से अगर आप पूछेंगे तो उनके लिए आज का भारत प्लस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर प्लस चाइनीज ऑक्युपाइड कश्मीर, यही उनके लिए अखंड भारत है, जिसे हमारे मैप पर भी दिखाया जाता है।
तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये 1947 के पहले का भारत ही अखंड भारत है। लेकिन साथियों, अखंड भारत की अवधारणा हमारे वेद, महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण तथा चाणक्य नीति जैसे टेक्स्ट में उल्लिखित या वर्णित है। पूजा अर्चना के दौरान एक मंत्र बोला जाता है, जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांत गर्ते। इसे हो सकता है आपने रामायण के लौकुशकांड में भी सुना होगा। इस मंत्र में जम्बू द्वीप को पृथ्वी के 7 द्वीपों में से एक बताया गया है, जो कि सभी द्वीपों के मध्य स्थित है। इसी जम्बू द्वीप को अखंड भारत माना जाता है। 1941 में भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट से पंडित पांडुरंग बामन की एक किताब पब्लिश हुई थी, जिसमें लिखा है कि भारतवर्ष के अंदर बहुत से देश आते थे और भारतवर्ष जम्बू द्वीप के अंदर आता है। अखंड भारत में आधुनिक अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार, तिब्बत, श्रीलंका व थाईलैंड तक का सभी भूखंड या ये सारे जो भूभाग हैं वो शामिल होते हैं। ऑल्दो साथियों, अखंड भारत का इतिहास रामायण से जुड़ता है, लेकिन यदि हम लिखित तौर पर और प्रमाणिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो पता चलता है कि आचार्य चाणक्य के निर्देशन में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी ने 321 ईसा पूर्व बिखरे हुए गणराज्यों को संगठित किया था और वही अखंड भारत है। इतिहासकार देवेंद्र स्वरूप जी ने 2016 में अपनी किताब अखंड भारत, संस्कृति ने जोड़ा, राजनीति ने तोड़ा में भारत के व्यवस्थित भू राजनैतिक विभाजन के पूरे कालक्रम पर विस्तार से चर्चा की है। देवेंद्र स्वरूप जी हिंदू धर्म के पवित्र धार्मिक ग्रंथ माने जाने वाले 18 पुराणों में से 2 पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण का संदर्भ देते हुए ये दावा करते हैं कि भारत में विभाजन से पूर्व भारतीय क्षेत्रों के अलावा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, बाली जिसे इंडोनेशिया के नाम से भी आज जाना जाता है, फिलीपींस और मलेशिया तक शामिल। अपनी किताब में वह कहते हैं कि भारत में 7वीं शताब्दी तक मध्य एशियाई क्षेत्र अफगानिस्तान, ताशकंद और समरकंद शामिल थे और इस्लामी आक्रमण के बाद इनका विभाजन शुरू हुआ। मराठे भी इस भूभाग को यूनाइट करना चाहते थे और आधुनिक समय में वीर सावरकर जी ने भी इस विचार को प्रोपोगेट किया था। विनायक दामोदर सावरकर जी ने 1937 में अहमदाबाद में आयोजित हिंदू महासभा के 19वें वार्षिक सत्र में इस विचार के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को अखंड ही रहना चाहिए, परंतु उनके लिए अखंड भारत या अविभाज्य भारत कश्मीर से रामेश्वरम तक, सिंध से असम तक ही था। इसीलिए आरएसएस भी अखंड भारत के विचार को बहुत अधिक प्रमोट करता है। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि वर्तमान सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने कहा था कि अखंड भारत की कल्पना अगले 10 से 15 वर्षों में हकीकत में बदल सकती है। भागवत जी ने हरिद्वार में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी गाड़ी चल पड़ी है और ये बिना ब्रेक की गाड़ी है, इसमें सिर्फ एक्सीलरेटर है, जो रोकने की कोशिश करेंगे वह मिट जाएंगे, जो आना चाहें वह हमारे साथ आकर बैठ जाए, गाड़ी रुकेगी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि अखंड भारत की कल्पना अगले 20 से 25 वर्षों में हकीकत में बदल जाएगी यदि हम मौजूदा गति से चलते हैं, लेकिन हम थोड़ा यदि और प्रयास करें, जो कि हम निश्चित तौर पर करेंगे, तो यह समय घटकर आधा हो जाएगा और हम 10 से 15 सालों में ऐसा होता देख पाएंगे। आरएसएस द्वारा संचालित सुरुचि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुण्य भूमि भारत नामक एक नक्शा है, जिसमें अफगानिस्तान को उपगनाथन, काबुल को कुभानगर, पेशावर को पुरुषपुर, मुल्तान को मूल स्थान, तिब्बत को त्रिबिष्टिप, श्रीलंका को सिंघलदीप और म्यांमार को ब्रह्मदेश के रूप में लेबल किया जाता है। और ये नक्शा साथियों आरएसएस के सदस्यों को अपने घरों और दफ्तर में रखना होता है। यह रखना उनकी एक प्रकार से नैतिक जिम्मेदारी होती है, ताकि उनको हर समय ये ध्यान रहे कि हमको अखंड भारत बनाना है। आरएसएस ने विभाजन के लगभग तुरंत बाद ही भारत को फिर से एक करने यानी रीयूनाइट करने का विचार का प्रचार करना शुरू कर दिया था। 24 अगस्त 1949 को दिल्ली में दूसरे सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जितना जल्दी संभव हो हमें इन 2 विभाजित राज्यों को एक करने के अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। विभाजन से कोई भी खुश नहीं है। 7 सितंबर 1949 को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोलवलकर जी ने इसे फिर से दोहराया। इसके अलावा 17 अगस्त 1965 को दिल्ली में हुई अपनी बैठक में भारतीय जनसंघ, जिसे बीजेपी की समझ लीजिए पेरेंट बॉडी माना जाता है, उसने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह कहा गया कि भारत की परंपरा और राष्ट्रीयता किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। मुसलमान खुद को राष्ट्रीय जीवन से जोड़ लेंगे और अखंड भारत एक वास्तविकता बन जाएगा। जब हम अलगाववादी राजनीति जैसी बाधा को दूर करने में सक्षम होंगे तो भारत और पाकिस्तान को फिर से एकजुट करेंगे। अब आइए लगे हाथ बीजेपी का भी अखंड भारत पर क्या स्टैंड है उसको जान लेते हैं।
वर्तमान भारत सरकार ने आरएसएस के नेताओं की तरह कभी भी अखंड भारत की बात नहीं की। हालांकि भाजपा नेताओं ने राजनीतिक भाषणों में अपने इस विचार को स्पष्ट किया है। जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अनुच्छेद 370 को स्क्रैप करने के संदर्भ में और सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए अखंड भारत का आह्वान किया था। लेकिन उनकी ये जो अभिव्यक्तियां हैं वो काफी हद तक स्वतंत्र भारत की क्षेत्रीय अखंडता का दावा करती हुई प्रतीत होती हैं। 2021 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक भाषण देते हुए शाह जी ने कहा था कि देश के पहले गृह मंत्री और भारत रत्न सरदार पटेल जी ने अपनी दृढ़ता, वीरता और सामरिक कौशल से निजाम के नापाक इरादों को पराजित करते हुए इस क्षेत्र को अखंड भारत का हिस्सा बनाने में सफल रहे थे। पिछले साल 7 सितंबर को असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा जी ने राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का मजाक उड़ाते हुए तंज कसा था कि उन्हें पाकिस्तान में यात्रा शुरू करनी चाहिए तथा पाकिस्तान और बांग्लादेश को यूनिफाई करके अखंड भारत बनाना चाहिए, क्योंकि भारत तो कहीं से टूटा नहीं है। इसके अलावा तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह जी भी समय समय पर अखंड हिंदू राष्ट्र की बात करते रहते हैं। और 2014 में गुजरात की भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूलों में सप्लीमेंट्री रीडिंग के तौर पर आरएसएस नेता दीनानाथ बत्रा की पुस्तक तेजोमय भारत की शुरुआत की थी। पुस्तक में अखंड भारत नाम का एक अध्याय है जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका सहित भारत के बारे में बताता है। अब आइए जानते हैं कि क्या वास्तव में अखंड भारत बनाना संभव है। तो जी हाँ, बिल्कुल बनाना संभव है। इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि भारत जल्दी से महाशक्ति यानी सुपर पावर बने और इन देशों पर हमला करके अपने कब्जे में इनको कर ले। लेकिन दोस्तों, ये तरीका अनैतिक और अमानवीय है, क्योंकि हमारा प्यारा भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। ऐसे में दूसरे देशों पर युद्ध करके उनके भूभाग को कब्जा करना, लोगों को बंदी बनाना, हम कदापि ये नहीं कर सकते। ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। हमारी परंपरा भी रही है साथियों, जैसे कि भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद भी लंका को अपने अधीन नहीं किया, वहां का राजपाट विभीषण जी को सौंप दिया। अब एक संभावना कभी भविष्य में बन सकती है कि अगर मान लीजिए कि कोई तानाशाह टाइप आदमी ऐसा करने की सोचता है, तो भी लॉन्ग टर्म में ये प्लान फेल हो जाएगा, जैसे यूएसएसआर टूटकर बिखर गया है। इतिहास भी गवाह है कि कोई भी शासक संपूर्ण भारतीय महाद्वीप या जम्बू द्वीप पर नियंत्रण नहीं कर सका है। इसका दूसरा तरीका सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू साहब जी बताते हैं कि यूरोपियन यूनियन की तरह अखंड भारत के देशों को संगठित करना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने 2012 में इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन भी बनाया था। काटजू साहब ने कहा कि वह भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को रीयूनाइट करना चाहते हैं। इनका मानना है कि 3 देशों की 3 सरकारों के साथ इन देशों में अफ्रीकन यूनियन या यूरोपियन यूनियन की तरह एक कॉमन सेकुलर सरकार बनाई जा सकती है। इसका मतलब ये है कि इन 3 देशों की अपनी सरकार तो होगी ही, साथ ही इन देशों की एक और सरकार होगी और इसका भी चुनाव तीनों देशों के लोग मिलकर तय करेंगे। साथियों, कुछ लोगों को फिर भी लगता है कि अखंड भारत एक कपोल कल्पना मात्र है, इसे वास्तविकता में नहीं बदला जा सकता है। लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि कुछ करने से पहले सबसे पहले कल्पना ही की जाती है, फिर उसे पूरा करने के लिए उस दिशा में सार्थक प्रयास करने पड़ते हैं। विश्व इतिहास में भी हमें ऐसे बहुत से उदाहरण दिखाई देते हैं, जैसे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का एकीकरण जिसे बिस्मार्क द्वारा किया गया था। 2 वियतनाम थे, उनका भी एकीकरण करके वो एक वियतनाम में कन्वर्ट हो गए। या फिर जो जर्मनी और फ्रांस कभी एक दूसरे को फूटी आंखों से नहीं सुहाते थे, आज यूरोपियन यूनियन में साथ खड़े हैं। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए, लेकिन आज अमेरिका और जापान एक दूसरे के लंगोटिया यार हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।